हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार बड़ा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नई क्लास लेकर जीएस के रिवीजन की। जी हाँ जनाब, जीएस के रिवीजन की नई क्लास लेकर आपके साथ हाजिर हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। आपने कहा कि सर जीएस की जो रिवाइज क्लास आप लेकर आते हो, रिवीजन कराते हो जीएस का, जिसमें स्टैटिक जीके भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, पॉलिटी भी होती है, साइंस भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, जिसमें सारी जीएस का हम रिवीजन करते हैं एक तरह से। सर वो जरूर लेके आया करो, ऐसा आपने कहा था। तो कोशिश करते रहेंगे कि ऐसी क्लास आपके लिए जरूर आए, उस पर मैं काम कर रहा हूं। हालांकि सीरीज में भी आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूं ज्योग्राफी की और स्टैटिक जीके की, और ऑफलाइन भी क्लास हो जाती तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, और उसमें से टाइम निकाल के आपके लिए क्लास में जरूर लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो आज बातें करेंगे हम जीएस के रिवीजन के बारे में, बातें करेंगे क्या कुछ कहानी है। चलो, 3 क्लास आपके पास आ चुकी है, मैं बुक से ही क्वेश्चन पूछता हूं, एक दो क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं, फिर आगे कहानी अपने आप जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया है जनाब कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसका मुख्यालय कहां पर है, यानी कि यूएनओ के मुख्यालय की बातें पूछी गई है। यूएनओ का मुख्यालय क्या है? सबसे पहले तो ये जान लो यूएनओ क्या है। यूएनओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के सभी देशों को यूनाइट करके रखता है, यानी कि एक करके रखता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में बातें डिटेल में फिर कभी करेंगे अलग क्लास में। यूएनओ यूएनओ के अगर मैं बातें करूं गठन की, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया। अगर इसका पूछ ले हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क कहां का शहर है? अमेरिका का। और न्यूयॉर्क में ही मुख्यालय किसका है? यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क के अंदर है। अगर पूछ ले ये हेडक्वार्टर किस द्वीप पे है, तो मैनहट्टन द्वीप पर ये मुख्यालय है। अगर पूछ ले ये आइडिया किसका था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनका ये आइडिया था। जल्दी जल्दी चलेगी ये क्लास, स्पीडली चलेंगे इसमें हम थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कैसे मैं रिवाइज करवा पाऊं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि टोटल ऑर्गन कितने हैं यूएनओ के, तो टोटल ऑर्गन है आपके 6, जिनमें से 5 अभी एक्टिव हैं। एक जो ऑर्गन है वो अभी सस्पेंडेड फॉर्म में है, जिसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अगर मैं 6 के 6 ऑर्गन का नाम यहां पर आपको बताऊं एक सेकंड में, तो पहले पर है आपकी महासभा। महासभा जिसको आप बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आप जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरे पर है आपकी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद जिसको बोलते हैं। तीसरे पर है आपका सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। और फोर्थ पर आप लिख सकते हो यूएन इकोसोक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकली एंड सोशली काउंसिल। और फिफ्थ पर आप लिख सकते हो आईसीजे, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठे पर है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल मैंने ऑफलाइन में तो ये आपको पढ़ा रखा है यूएनओ बहुत अच्छे से, यहां पर भी क्लास आ जाएगी यूएनओ के बारे में, बहुत जल्दी आने वाली है। स्टैटिक हम पढ़ रहे हैं, बहुत टॉपिक मैंने स्टैटिक के पढ़ा दिए, आप एक बार उनको जाके देखो। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे सीरीज में तो सारा ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये तो जो क्लास है ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण रहने वाली है, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये 6 ऑर्गन है यूएनओ के। इनमें से सिर्फ आईसीजे का मुख्यालय कहां पे है? नीदरलैंड का शहर है द हेग। नीदरलैंड का शहर है द हेग, यहां पर सिर्फ आईसीजे का मुख्यालय है। और अगर आपसे पूछ ले बाकी सबके मुख्यालय कहां है, बाकी सबके मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर ही बाकी सबके मुख्यालय हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ये बातें आपने याद रखनी है। तो नीदरलैंड का शहर है आईसीजे, और आईसीजे के अंदर, आईसीजे के अंदर जज कितने होते हैं? टोटल 15 जज होते हैं। टोटल 15 जज होते हैं, इतनी सी बातें याद रखेंगे। 9 साल का उनका कार्यकाल होता है, 9 साल का कार्यकाल होता है। और 9 ही क्या होता है? गण पूर्ति होता है, यानी कि किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने के लिए मिनिमम जो नंबर ऑफ जज है वो कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें, अगला क्वेश्चन आया है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है।
कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा। देखो यहां पर दिल्ली सल्तनत में राज कर रहा था 1526 से पहले कौन है, आपका इब्राहिम लोदी यहां पर राज कर रहा था, ठीक है। और उसी टाइम पे यहां पर बाबर का आगमन हुआ, उसी टाइम पर यहां पर बाबर का आगमन हुआ। तो बाबर क्या है, मुगल वंश का संस्थापक। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, बाबर बाबर है मुगल वंश का संस्थापक। 14 फरवरी जनाब 1483 को बाबर का जन्म होता है। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है। और बाबर भारत में आया, हालांकि सबसे पहले 1519 में भारत आया था, लेकिन सबसे पहला उसका युद्ध था जो ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। वैसे तो उसने भेरागढ़ के किले पर आक्रमण किया था बाजोर में, लेकिन उसका जो ऐतिहासिक युद्ध है 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और फिर उसके 4 युद्ध बहुत फेमस है। 27 में खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। और फिर 28 में युद्ध हुआ था आपका चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, बाबर चंदेरी का युद्ध। और 1529 में युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ था। और 1530 में बाबर मर गया था, यानी कि इसका निधन या इसकी मृत्यु हो गई थी। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। अगर इसमें थोड़ी सी बातें अगर मैं आपको बता दूं, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जो राजस्थान के मेवाड़ का शासक था। और चंदेरी का युद्ध हुआ था, आपका मालवा का शासक था मेदिनी राय, उसके बीच में ये युद्ध हुआ था। और घाघरा नदी के तट पे घाघरा का युद्ध हुआ था आपका महमूद लोदी के बीच में, अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था महमूद लोदी ने। और उसके फिर बाद बाबर मर गया था। तो ऐसे याद रख सकते हो आप बाबर से कि 26 साल की उम्र में बाबर ने पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय से चंदेरी से चाय पी, और 29 में घर गया, और 30 में मर गया। ऐसे याद रख सकते हो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है। 1526 में यह युद्ध जीतने के बाद बाबर ने यहां पर मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर एकमात्र ऐसा मुगल वंश का शासक है जिसको 2 बार दफनाया गया था, जिसको 2 बार दफनाया गया था। इतनी सी बातें याद रख सकते हो आप, 2 बार दफनाया गया था। एक बार तो आरामबाग में दफनाया गया था, आरामबाग ये कहां पर, ये आपका आगरा के अंदर पड़ता है। और एक बार फिर इसको काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि काबुल में ये शासन किया करता था। बाबर कहां पर, काबुल में शासन किया करता था। तो इनिशियली इसके ना अंतिम इच्छा थी, इसकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे को यहां पर ही दफनाया जाए, जहां पर मैंने शासन किया है वहां पर दफनाया जाए। लेकिन इनिशियली बाबर को वहां पर ले जाना थोड़ा सा नामुमकिन था। उसके बाद फिर वहां पर ही दफनाया गया, और फिर बाद में उसकी अस्थियों को उखाड़ के वहां ले जाया गया और इसका मकबरा बनाया गया। कहां पर, काबुल के अंदर। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। काबुल आज के दिन किसकी राजधानी है, आपके अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इतनी सी बातें याद रखोगे। और बाबर से और मैं थोड़ी सी 2-4 बातें आपको बता दूं। बाबर से और बातें आप याद रख सकते हो। बाबर का बेटा था आपका हुमायूं, हुमायूं। और हुमायूं का बेटा था आपका अकबर, अकबर। और अकबर का बेटा था आपका जहांगीर, जहांगीर। और जहांगीर का बेटा था आपका शाहजहां, शाहजहां। और शाहजहां का बेटा था आपका औरंगजेब, औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 में। तभी मिडाइवल हिस्ट्री का अंत हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से शुरू हो गई है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है। और शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ताजमहल किस नदी के तट पे है, यमुना नदी के तट पे है। और यमुना किसकी सहायक है, यमुना गंगा की सहायक है। और यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, भारत की सबसे लंबी सहायक है। सिर्फ गंगा की लंबी सहायक नहीं, भारत की सबसे लंबी सहायक है। कौन सी, आपकी यमुना नदी। और यमुना नदी के तट पे क्या है, मथुरा। और मथुरा किसका लोकसभा क्षेत्र है, हेमा मालिनी का, हेमा मालिनी का। मैंने लोकसभा चुनाव 2024 पढ़ाया है। और हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं, मोहिनी अट्टम करती हैं। हालांकि करती भरतनाट्यम भी है, लेकिन मेनली मोहिनी अट्टम करती हैं, ठीक है, मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल से मैंने आपको बातें बताई थी बहुत सारी, कि मैं से मोहिनी अट्टम, और मैं से मसाले, और मैं से मालाबार तट। ऐसी ही राइटिंग रहेगी भाई सब रिवीजन में, ठीक है, ऐसी ही राइटिंग रहेगी। बहुत अच्छी राइटिंग देखनी है तो आप सीरीज में जाइए, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर पढ़ सकते हो आप। डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको,
तो मैं से मसाले, मैं से मालाबार तट, और मैं से मलयालम, मैं से मलयालम, और मैं से मार्गो मकली। ये लो एक और आ गया, और ये लो भाई साहब एक और आ गया यहाँ पे मोपिला, मोपिला। इतनी सी बातें याद रखोगे, क्या बता दिया सर ये इतनी सी कहानी है जनाब कि केरल राज्य से ये मैं है कई प्रकार के, इनमें से एक से तो बन जाएगा मोहिनी अट्टम, जो क्या है इसका शास्त्रीय नृत्य है, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मसालों का केरल को घर कहा गया है, मसाले बहुत होते हैं केरला के अंदर, और मालाबार इसके तट का नाम है, और मलयालम यहाँ की भाषा है, और मार्गो मकली यहाँ की जनाब पेंटिंग है, और मोपिला यहाँ की जनजाति है। इतनी सी बातें याद रखनी है केरल राज्य से, ये कहानी आपको याद रखनी है। और केरल राज्य की बातें करूं, केरल राज्य में बहुत बहुत फेमस है एक आपका द्वीप जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप बहुत फेमस है, और वेलिंगटन द्वीप पे होती है आपकी नौका प्रतियोगिता, नौका प्रतियोगिता, और नौका प्रतियोगिता में दी जाती है आपकी नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। इतनी सी बातें याद रखेंगे आप केरल से, इतनी सी कहानी आपने याद रखनी है। तो लगभग हिस्ट्री देखो, एक बाबर से कहानी शुरू हुई थी, मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी, ये उसका पूरा नाम था। ये ना उसने उपाधि धारण की थी बाबर ने। कभी जब हिस्ट्री की बातें करेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में बातें करेंगे इनके बारे में, ठीक है। इतनी सी कहानी आप याद रखेंगे। उसके बाद यहीं से एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यमुना के बारे में बताया, क्या भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है? कितनी लंबाई है यमुना की? यमुना की लंबाई है आपकी 1385 किलोमीटर, 1385 किलोमीटर। इसी नदी के तट पे आपका आगरा शहर स्थित है, इसी नदी के तट पे मथुरा शहर स्थित है, इसी नदी के तट पे भारत की राजधानी अपनी दिल्ली स्थित है। और दिल्ली से मैं बातें करूं तो दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। इससे पहले राजधानी आपकी कोलकाता थी, और फिर फाइनली 1 अप्रैल 1912 को नई राजधानी बना दी गई थी दिल्ली, नई राजधानी बना दी गई थी दिल्ली। और 1911 में ही लगा था आपका दिल्ली दरबार। क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। कौन आ रहा था यहाँ पे? जॉर्ज पंचम आया था। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम आया था, और उसी के स्वागत में, उसी के सम्मान में मुंबई के अंदर बनवाया था आपका गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। ताज होटल के बिल्कुल सामने है, अगर आप गए हो तो, अगर आपने देखा है तो, ठीक है। देखा तो जरूर बताओ कमेंट करके, नहीं देखा तो भी बताओ, और नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी लगने के बाद जाना है। क्लियर है कहानी? जॉब लेने के बाद जाना है, फिर पूरे भारत भ्रमण पे निकलना है, ठीक है। और घर वालों को भी घुमाना है, कभी अकेले अकेले ही घूमने चले जाओ। समझ में आई है ना कहानी? बताया करो मेरे को कमेंट करके, कमेंट जरूर किया करो वीडियो में, आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है तो भी जरूर बताया करो। अच्छी लग रही तो लाइक किया करो, नहीं लग रही तो डिसलाइक किया करो। मुझे डिसलाइक भी बहुत पसंद है, जरूर बताया करो। यानी कि मेरे को ऐसा फील आना चाहिए कि मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो, मैं डेली आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। इतनी मेहनत हो जाती है, ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन आपके लिए क्लास है, बहुत सारी चीजें, फिर भी आपके लिए क्लास आ रही है, तो जरूर कमेंट करके बताया करो, ठीक है। उसके बाद, और मुंबई में है भाई साहब ये गेटवे ऑफ इंडिया। और मुंबई से अगर मैं बातें बताऊं तो मुंबई भाई साहब क्या है? मुंबई को कहा गया है फिल्म सिटी, मुंबई को कहा गया है फिल्म सिटी, और मुंबई को ही कहा गया है आपका फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की वाणिज्यिक राजधानी। और मुंबई में क्यों कहा गया? क्योंकि स्टॉक मार्केट से जुड़े जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन उनका मुख्यालय वहीं पे है, सेबी वहीं पे है। और मुंबई के अंदर एक स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। और वानखेड़े स्टेडियम के अंदर चल रहा था 2011 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप। जो जीता किसने था? इंडिया ने था। जो जीता किसने था? इंडिया ने था। किसके खिलाफ जीता था? श्रीलंका के खिलाफ जीता था। इतनी सी बातें याद रख सकते हो। और यहीं पर मुंबई के अंदर मुख्यालय है किसका? बीसीसीआई का, बीसीसीआई का। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और आईसीसी का मुख्यालय दुबई के अंदर है। ये क्रिकेट से कहानी कुछ आ गई है इसमें। तो ये क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, कहां से कहानी शुरू होगी और कहां पर जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। उसके बाद, और मुंबई जो है, मुंबई के बारे में और बातें मैं आपको बता दूं। मुंबई आपका यहां लिख देता हूं, मुंबई है ना आपका सालसीट द्वीप पर स्थित है, सालसीट द्वीप पर स्थित है। और मुंबई को कहा गया है 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर बोला गया है मुंबई को।
और साथ में आप बातें याद रख सकते हो, जो ये सालसीट द्वीप है ये दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है भाई साहब, दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप, यानी कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है इस आइलैंड पे। भाई डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एरिया तो उतना ही सीमित है, उसमें इंसान बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है मुंबई की, तो द्वीप पे बसा है, तो दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है आपका मुंबई या सालसीट द्वीप, ऐसे कह सकते हो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां पर है और किस राज्य में, इतनी सी बातें बताऊंगे, ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज का, ठीक है। चलो, तो ये कहानी याद रखोगे आप। उसके बाद अगर केरल से ये बातें याद रखनी है मोहिनी अट्टम है, मसाले हैं, मालाबार है, मलयालम है, ये कहानी याद रखोगे। और अगर मैं आपको और बताऊं शास्त्रीय नृत्यों से जान लेते हैं, देखो स्टैटिक भी आएगा इसमें सब आएगा। शास्त्रीय नृत्यों से जान लेते हैं तो केरल के अंदर दो शास्त्रीय नृत्य, एक मोहिनीअट्टम और एक है आपका कथकली, एक है आपका कथकली। और कथकली के जैसा ही नाम है भाई साहब, कथक कथक कथक, ठीक है। और कथक में आधा तय है और उत्तर में भी आधा तय है, तो कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। और 3.5 अक्षर का शब्द कथक है और 3.5 अक्षर का ही शब्द उत्तर है, तो कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। और एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। याद करवाया था मैंने आपको कि किसी बेचारे अंधे व्यक्ति को कच्ची पुड़ी खिला दी, इतनी सी बातें याद रखेंगे। एक है आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु, तमिलनाडु जो राज्य था पहले मद्रास के नाम से जिसको जाना जाता था, तो तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। और ये तो आप याद ही रखोगे। ओडिसी का बहुत सिंपल है, ओडिशा, ओडिशा का है। और एक है मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी कहां का है? मणिपुरी आपका मणिपुर का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। और उसके बाद फिर आपसे पूछ लेगा, एक और बच गया, एक बच गया जनाब, सतारिया, सतारिया, सतारिया कहां का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। श्रीमद शंकरदेव आचार्य ने इसको जीवित किया था, एक तरह से इसको जन्म दिया था। और भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, नवंबर 2000 के अंदर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी इसको ऑपरेट करती है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के अधीन आती है, ठीक है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सेमी क्लासिकल डांस कौन सा है? सेमी क्लासिकल डांस, अगर आगे किसी भी नृत्य को क्लासिकल डांस का दर्जा मिलेगा तो आपका छऊ को मिलेगा, तो आपका छऊ को मिलेगा, ठीक है। छऊ जो नृत्य है ना वो यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, छऊ नृत्य यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया छऊ नृत्य? 2010 में छऊ नृत्य यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को में। और 2010 में ही आपका राजस्थान से बहुत फेमस नृत्य जनाब कालबेलिया, ये राजस्थान से ये भी शामिल किया गया है, किसमें? यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। तो जो छऊ है उसको सेमी क्लासिकल डांस कहा है, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने कही है ये बातें, हालांकि संगीत नाटक अकादमी ने नहीं कही है। और संगीत नाटक अकादमी की बातें मैं आपको बता दूं, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली के अंदर आज के दिन इसका क्या है? मुख्यालय है संगीत नाटक अकादमी का, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखनी है। उसके बाद फिर अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा ये शास्त्रीय नृत्य तो मैंने पढ़ाए हैं आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं डिटेल में, आप जाकर देखिए स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में, वहां पर पढ़ाए हैं मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य। और इवन हर एक शास्त्रीय नृत्य की अलग वीडियो आई है, जैसे भरतनाट्यम है उसकी अलग वीडियो आई है, कथक उसकी अलग वीडियो आई है, और एक बेसिक वीडियो आई है सबसे पहले की शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं और आपके फोक डांस क्या होते हैं, यानी कि क्लासिकल डांस और फोक डांस में डिफरेंस बताया, सारी बातें बताई हैं, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हो। तो मैं आपसे ये कहता हूं रोजाना की 1 या 2 वीडियो तो आप प्लेलिस्ट से देखो और ये रोजाना शाम को ऐसे रिवाइज करो, फिर देखना आप जीएस में कितना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, कैसे जीएस आपके पास आएगी। जो ये जीएस आपसे जुदा हो रखी है, आपसे नाराज हो रखी है, कैसे इससे आपको मोहब्बत हो जाएगी, कैसे इससे आपको प्यार हो जाएगा जीएस से, ठीक है। बहुत आसान है जनाब, बहुत आसान है, ठीक है। बस साथ बने रहो, रोजाना की क्लास देखा करो और प्लेलिस्ट से जुड़े रहो, बस इतनी सी बातें याद रखनी है। एक आधा क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, हालांकि बोर्ड पे अब जगह नहीं है क्वेश्चन लिखने की, लेकिन फिर भी मैं एक आधा क्वेश्चन आपसे वर्बली पूछ लेता हूं। आपसे पूछा गया जनाब, आपसे पूछा गया है दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? दूध गंगा, दूध गंगा मैंने बताया था आपको, दूध गंगा किसकी सहायक है? दूध गंगा ना कृष्णा की सहायक है, कृष्णा की सहायक है दूध गंगा।
और इसके साथ और भी कौन सी है, दूध गंगा के साथ आप लिख सकते हो, दूध गंगा है, पंच गंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, ये किसकी सहायक है, ये कृष्णा की सहायक है। और भीमा है, भीमा, और कोयना है, और मूसी है, ये सारी कृष्णा की सहायक है। और कृष्णा को कहा गया है डायमंड रिवर, कृष्णा को कहा गया है डायमंड रिवर, थोड़े बहुत डायमंड के अवसाद पाए जाते हैं कृष्णा में। और हीरे की खान, भाई साहब हीरे की खान, हीरा कार्बन का एलोट्रोप है। और हीरे की खान कहां पे, हीरे की खान मध्य प्रदेश के अंदर है, पन्ना की खान। और एक आपकी कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, गोलकुंडा की खान। वहीं से प्राप्त हुआ था आपका विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। और कोहिनूर हीरे से एक प्रश्न और याद रख सकते हैं इसी क्लास से, कोहिनूर हीरा जुड़वा रखा था किसने, शाहजहां ने जुड़वा रखा था दिल्ली के अंदर लाल किले में, यानी कि शाहजहां ने निर्माण करवाया था तख्ते ताउस का, ठीक है, मयूर सिंहासन का, उसी में जुड़वा रखा था। और उस कोहिनूर हीरे को लूट कर ले गया नादिर शाह। तो इतनी सी बातें याद रखेंगे, इस डायमंड को लूट के ले गया था कौन, नादिर शाह। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास इतनी बहुत है। मैं सोचता हूं ये क्लास आपके लिए 10 से 15 मिनट की आए, लेकिन मेरे को नहीं पता आप रिकॉर्ड हो रही है कितनी मिनट हो गई है, जितनी भी हो गई है सही है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बातें रखते हैं, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है। सिंपल सी रीजनिंग है एक हमारी लाइफ में, क्या भाई क्या रीजनिंग है, सिंपल सी रीजनिंग ये है, इंसान टेंशन कब लेता है, चिंता कब करता है, जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, जब उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तभी तो चिंता करते हैं ना भाई। अब उस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन है, या तो उसका सॉल्यूशन आपके हाथ में है, अगर उसका सॉल्यूशन आपके हाथ में तो चिंता किस बात की, समझ में आई है कहानी। मान लो कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में और उसका सॉल्यूशन आपके हाथ में, तो चिंता किस बात की। और दूसरा ऑप्शन ये है कि उसका सॉल्यूशन नहीं है आपके हाथ में, तो भी चिंता किस बात की। समझ में आई है ना कहानी। बड़ी नेक नीति से ईमानदारी से मेहनत करते रहो, 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। कर्म करो, फल की इच्छा कभी मत करो। और मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सेम टाइम सेम जगह, वंदे मातरम।